नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासत जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। साथ ही साथ अपने पार्टी में छिपे गद्दारों की भी तलाश कर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। को आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणामों के आने से पहले कांग्रेस की अहम बैठक। 27 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को बुलाया। 20 मई को भोपाल में होगी बड़ी बैठक। जीतू पटवारी करेंगे प्रत्याशियों से 1 to 1। एमपी कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। जीतू पटवारी करेंगे टीम में बदलाव। रिजल्ट से पहले आएगा भाजपा का अपना रिजल्ट। पहले ही क्लियर हो जाएगी बीजेपी की 29 सीटों की पिक्चर। चुनाव परिणाम से पहले बूथ स्तर पर सर्वे करा रही बीजेपी। पन्ना प्रमुखों से पूछा कितने मतदाता मतदान केंद्रों तक आए। बीजेपी लेगी त्रिदेव मतदान का फीडबैक। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का संग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और चुनाव में असफल रहने का आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक दोनों कांग्रेस बीजेपी आमने सामने थी। अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने घरों में छुपे गद्दारों की तलाश करने और उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दोनों ही पार्टियां निष्क्रिय और चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया था। अब लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। पिछले दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर है और राजनीतिक शक्ति उसकी कम हो रही है, तो इसकी वजह विपक्ष नहीं, कांग्रेस के ही ऐसे नेता जो पार्टी को धोखा दे रहा है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर ऐसे नेताओं की तलाश कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पार्टी ऐसे नेताओं को घर बैठाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि निष्क्रिय नेताओं को इस बार संगठन में जगह नहीं मिलेगी। सभी लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक है, जिसमें पूरे चुनाव के अनुभव उनके जो रहे हैं उसकी समीक्षा होगी। इसमें हमारे सभी 27 प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे। जिन नौजवानों ने, नेताओं ने पूरी निष्ठा, शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है, उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा, पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा और जिसकी जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनका एडजस्टमेंट भी होगा। दूसरी बात, इस चुनाव में जिन्होंने काम नहीं किया, जो घर बैठे रहे, जो शिथिल रहे, हमारी समीक्षा चल रही है। वो रिपोर्ट आने के बाद हम उस तरह का जो है सारे निर्णय लेंगे ताकि सही लोगों को सही स्थान पर रखा जा सके। कुछ इसी तरह के कार्यवाही भाजपा भी करने वाली है। भाजपा में भी चुनावी सक्रियता के आधार पर नेताओं का भविष्य तय होगा। पार्टी इसके लिए रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के चुनाव की रिपोर्ट तैयार भी हो चुकी है। इसके साथ ही चौथे चरण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके लिए बूथ स्तर पर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। सर्वे से ये पता लगाने की कोशिश है कि पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, साथ ही पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत सकती है और कितने अंतर से जीत सकती है। लोकसभा की सीटें 29, कांग्रेस लड़ी 27 पर। 2 का क्या होगा? तो जिन 2 का मामला है वो सवाल जीतू पटवारी जी पर है। कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन की सीट खजुराहो, वहां से प्रत्याशी क्यों नहीं था, ये सवाल तो अथॉरिटी कांग्रेस की देना पड़ेगा जवाब। हंगामा इस पर भी होगा। हंगामा इस पर भी होगा कि भीतरघात क्यों हुई, कितनी हुई। हंगामा इस पर भी होगा कि चलते चुनाव में उनके दिग्गज लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। हंगामा इस पर भी होगा कि मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर 3 लाख कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी। हंगामा इस पर भी होगा। हंगामा कांग्रेस में केवल ये जो बैठक है, बैठक बन जाएगी अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए एक मंच। लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल करने की तैयारी शुरू कर दी है।
पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व को बदल दिया था। इस बार बीजेपी में इसी तरह के बदलाव की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा इस बार चुनाव जीते तो माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र में अहम पद मिल सकता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर भोपाल। तो मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 4 चरणों में संपन्न हुए हैं, लेकिन सियासत अभी जारी है। और सियासत में ये भी है कि अब पार्टियां बैठकें करने वाली हैं और अपने पीछे छिपे गद्दारों को भी खोज निकालने वाली है। सबसे ज्यादा दिक्कतें कांग्रेस पार्टी में हैं कि आखिर सवाल वहां पर ज्यादा उठ रहे हैं कि क्यों बीच मझधार में लोग छोड़कर चले गए। क्या संगठन इतना मजबूत नहीं था? संगठन का मुखिया जो है, क्या इन पर पकड़ नहीं बना पा रहा था? और क्या इनके अंदर की जो भड़ास थी वो एक तरह से पलायन की ओर अग्रसर हुई? इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, क्या लगता है 29 की 29 सीटें जीतने का आप दावा करते हैं, लेकिन अगर जो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले जो विधानसभा 2023 में हुए थे चुनाव, उससे कम प्रतिशत वोट पड़े हैं इस लोकसभा चुनाव में। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं? 370 की जो जहां तक आप बात कर रहे थे कि 300 हर बूथ पर 370 जो मतदाता हैं वहां पर जाएंगे, क्या उसे आप पूरा कर पाए हैं? अगर नहीं पूरा कर पाए हैं या गणना कर रहे हैं, नतीजे से पहले नतीजे निकालने का प्रयास है क्या ये? दूसरा जो आपने प्रश्न करा है, निश्चित रूप से वो वाजिब है। जिस तरह से चुनाव हो, या चुनाव के पूर्व हो, चुनाव के मध्य हो, चुनाव के बाद हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा का दौर जो है पहले दिन से ही प्रारंभ कर दे। दूसरी बात है, इंदौर एक जीवटता का एग्जाम्पल है। जिस तरह से कैंडिडेट्स ना होने के बावजूद 60% वोट अगर इंदौर की जनता ने गिराए हैं तो निश्चित रूप से वो विकास के लिए अग्रसर है। दूसरी बात है कि जिन सीटों पे कम मतदान हुआ है, निश्चित रूप से उनकी समीक्षा की जा रही कि कैसे क्या कारण रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास था वो भारतीय जनता पार्टी के बूथों तक ही सीमित रहा है, या जो कांग्रेस के बूथ थे वहां से वोट बैंक नहीं निकल पाया। तो निश्चित रूप से इन दोनों चीजों पर समीक्षा होगी। और जिस तरह से गुजरात के अगर रिजल्ट्स की बात करेंगे तो एक दौर था जब वहां पर बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन अगर कम वोटिंग भी हुई तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर पिछला लगातार 15 से 20 वर्षों से सरकार बनाती आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो विधानसभा चुनाव में जरूर 7% जो है वोट बैंक बढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि युवा मतदाता और बहुत सारे मतदाता जुड़े थे। निश्चित रूप से हम इस ओर अग्रसर और प्रेषित भी होते हैं कि जब 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे तो जो हमारी समीक्षा है और जो हमारी अपेक्षा है, निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरेंगे। चलिए, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार देवेंद्र भाई जी। अमित चौरसिया जी, सवाल यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश में तो चुनाव खत्म हो गए हैं और 27 सीटों पर आप लड़े हैं। एक सीट आपने सपा को दे दी थी, उनका पर्चा खारिज हो गया, और इंदौर की सीट से आपके प्रत्याशी ही सरेंडर कर दिए। तो अब दिक्कत यहां पर यह है कि बहुत सारी खामियां कांग्रेस में देखी गई थी। क्या उन खामियों को सुधारने के लिए कुछ प्रयास अब आगे होने वाला है, कुछ सार्थक होने वाला है? ये देखिए देवेंद्र, जब आप राजनीतिक पार्टियां अपने अंदर एक विश्लेषण करती है, आत्ममंथन करती है, और जहां कमियां उसको महसूस होती है उसको सुधारा भी जाता है। आप देखिए हम किस विपरीत दौर में हमने ये लोकसभा को चुनाव लड़ा। एक तरफ हमारे कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। दूसरे कई जगह हमारे विज्ञापन जो थे, हमारे प्रचार प्रसार को लेके हमको एनओसी नहीं मिल रही थी। चुनाव आयोग में लगातार हमारे द्वारा शिकायतें करने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है
सबसे बड़ी सत्ता पक्ष के ऊपर की नहीं जा रही थी। तो एक प्रकार से हम किस मानसिक दबाव के साथ में, और दूसरी तरफ जो एक गंदी राजनीति देश के प्रधानमंत्री इस राजनीति में इस बार इस दौर में देखने को मिली, जो एक साइकोलॉजिकल वॉर लेकर आए चाइना और रशिया से, उन्होंने पूरे विपक्ष को खत्म करने का जो काम किया, चाहे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उनको जेल में डालने का काम किया, हेमंत सोरेन जी की झारखंड की बात करें, तमाम जहां जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो, ममता बनर्जी की, तो हर प्रकार से विपक्ष को दबाने का और एक मैसेज देने का जनता में ये प्रयास किया गया कि विपक्ष नहीं है सामने, एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी, आप इसी को चुनो और यही सरकार में रहेगी। लेकिन जब ये चुनाव जो एक के बाद एक चरण में चेहरे से मुद्दों के ऊपर शिफ्ट होते चले गया, आप देखिए मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी भाषा में जिस तरह से लगातार गिरावट आई, तो ये भी एक बड़ी वजह रही। और जहां तक बात आपने संगठन की बात करी, संगठन के अंदर तो निश्चित ही एक आत्ममंथन होता है और उसके अंदर एक व्यापक सुधार की भी आवश्यकता होती है, तो उसको सुधार भी किया जाता है। नहीं, अब किसको मानते हैं कि ये कसावट, जो संगठनात्मक कसावट जो देखी जानी चाहिए थी लोकसभा चुनाव के लिए, वो संगठनात्मक कसावट कांग्रेस में नहीं देखी गई। ऐसे में क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी और किसने अपनी जिम्मेदारी भरपूर निर्वहन नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने वही कहा कि जिस तरह से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का पक्ष ने करा, पुलिस, पैसा और मशीनरी, सरकारी मशीनरी का पूरे चुनाव में दुरुपयोग हुआ। चाहे उज्जैन के अंदर देखिए आप, पीठासीन अधिकारी मोदी जी के नारे लगा रहे थे, 45 मिनट जो है खरगोन की ईवीएम मशीन, वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इंदौर की मेरे मित्र अभी प्रेम व्यास जी ने जिक्र करा कि 60% मतदान हुआ, महाराज पिछली बार 70% मतदान था। आपने तो इंदौर के मतदाताओं से उनका मत डालने का अधिकार ही छीन लिया। आपने कांग्रेस के प्रत्याशी का जीवन उदाहरण अब प्रत्यक्ष रूप से अपहरण करा। तो ये जो चीजें थी, ये जनता में बड़े नकारात्मक संदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया और ये उसके खिलाफ वोट भी गिरा। और जहां तक बात है, हमने हमारे 27 प्रत्याशी, जैसे कि आपने खजुराहो का भी जिक्र करा कि वहां पे जो इंडिया गठबंधन को सीट दी थी, वो वहां पर भी जिस तरह से कलेक्टर साहब के ऊपर प्रशासनिक दबाव बनाया गया और एक छोटी सी साइन को मायने रखते हुए उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद हमने 27 सीटों पर हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पे 21 गिरे। सतना की बात करें, गणेश सिंह के चुनाव के ऊपर आज हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी चुनाव सबसे भारी चुनाव रहा, सीधी में कमलेश्वर पटेल जी का चुनाव सबसे भारी चुनाव रहा। रीवा की बात कर ले तो तमाम 27 सीटों पर हमने बराबरी से चुनाव लड़ा। तो कहीं हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, इतने दबाव होने के बाद भी। तो देवेंद्र भाई, ये भी एक बड़ा विषय है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान दिया देखिए कि किस तरह हमने पुलिस, पैसा और मशीनरी से चुनाव लड़ा। भाजपा के संगठन से नहीं, हमने सरकारी मशीनरी से चुनाव लड़ा है। चलिए, सरकारी मशीनरी से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से आप कमजोर तो दिखे ही मध्य प्रदेश में। विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। मध्य प्रदेश की राजनीति को भी आपने देखा, इस लोकसभा चुनाव को भी देखा, विधानसभा चुनाव को भी देखा। कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क नजर आया और अभी इन दोनों पार्टियों को क्या कुछ करना चाहिए संगठनात्मक दृष्टि से? देखिए, संगठनात्मक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस जो है प्रदेश में सरकार की स्थिति में तो 20 सालों से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में वे महत्वाकांक्षी नेता जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दल बदलते हैं, उनके पलायन का संघर्ष कहिए तो वो कांग्रेस झेल रही है। और नए प्रयोग करके यदि नए प्रत्याशी भी देती है तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रलोभन से या मान लीजिए कोई पॉलिटिकल दबाव के कारण अपनी सीटें छोड़ दिए और सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में ले रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि थोड़ी सी कसावट यदि कांग्रेस अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे करे और यह आकलन करे, गुटबाजी से हटके करे कि वास्तव में कांग्रेस के जो सच्चे फॉलोअर हैं उन्हें संगठन में दायित्व देती, तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है मजबूती से उभर सकती है। क्योंकि संगठन जो कंटिन्यू सरकार में रहता है तो कहीं ना कहीं उसका जो फीडबैक है आम जनता के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा बहुत परिवर्तन का आधार होता है। रही इस बार का तो पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा गया है। किसी भी लोकल प्रत्याशी के नाम से जब चुनाव नहीं लड़ा गया है तो इसे हम प्रत्याशियों की जीत या हार तो नहीं मान सकते। सिर्फ मोदी और प्रदेश में जो मोहन यादव जी की जोड़ी है
के परिणाम हैं और उसी का परिणाम जो है प्रदेश की जनता और आप और हम सब देखेंगे। बाकी तो मुखौटे की तरह हैं या कठपुतली की तरह है मानिए, केवल मोदी जी और मोहन यादव जी का ही प्रयास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी और मोहन यादव जी का ये जो प्रयास है। हम आना चाहेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी। सवाल आपसे ये है कि जो भी आप कलेक्ट करेंगे या फिर कुछ और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन एक आरोप इस चुनाव के दौरान आपके ऊपर लगता रहा है, बीजेपी के ऊपर लगता रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और पूरी तरह से कांग्रेस को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर किसी तरह से असहाय बनाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इस आरोप से आप कितने सहमत हैं? में ईवीएम का जो है रोना रोती रही कांग्रेस बहुत समय तक। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तब ईवीएम का रोना जो है बंद करा। दिग्विजय सिंह साहब खुद ही ईवीएम को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। उनके छोटे भाई जो है लक्ष्मण सिंह जी, वो कहते हैं इसीलिए आपको जो है बंटाढार कहते हैं। मंदसौर में कांग्रेस की आपत्ति के पश्चात एबीवीपी ने जो सेल्फी पॉइंट लगाया था वो हटा दिया। मतलब चुनाव आयोग अपने स्तर पे कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग की एक भी शिकायत ऐसी हो तो बता दीजिए। लेकिन जब चुनाव आयोग अपना कार्यवाही करता है तो ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब चुनाव आयोग कार्य नहीं करता तब कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है भारत का जो कांग्रेस के कहने से उसकी हत्या हो जाती है और कांग्रेस के कहने से जो जीवित हो जाता है। अब इन्होंने कहा हमारे अकाउंट सीज कर दी गए। 2018 से आप हिसाब नहीं दे पाए। हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया। या तो आपको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, आपको सिर्फ अपने कांग्रेस के कोर्टों पे विश्वास है। बताइए ना, ये भी जनता को बताइए कि जो हमको हिसाब देना था 2018 तक वो हमने नहीं दिया। बार बार लेटर आते रहे लेकिन हम हिसाब नहीं देते रहे। उसके बाद में जो है हमारे कुछ खाते सीज हुए और उसके खिलाफ आवेदन के पश्चात कुछ खातों को जो है खोल दिया गया। ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, तो आपके जो सेनापति है वो खुद मैदान छोड़कर भाग गए। कार्रवाई आप किस किस पर करेंगे? पूर्व में खंडवा में जिन पर कार्रवाई हुई थी 5.5 सालों के लिए, इस चुनाव में चूंकि आपके पास कैंडिडेट नहीं था उनको जो है वापस आपने 3 सालों के बाद में सम्मिलित कर लिया। राहुल गांधी जी स्वयं अपनी टेरिटरी से भाग गए। इंदौर की बात कर रहे हैं तो इंदौर के कार्यकर्ता तो कह रहे थे ना जीतू पटवारी जी से कि वे सेनापति के रूप में जो है अग्रसर हो जाए और इंदौर से चुनाव लड़े, तो बाकी की सेना भी जो है दम्भ के साथ में चुनाव लड़ पाएगी। लेकिन चुनाव नहीं लड़ना है, सिर्फ मौखिक चुनाव लड़ना है। धरातल पर आकर ना तो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है, ना घमंडिया गठबंधन की रैलियां करना है। बताइए सपा प्रवक्ता के सपा कैंडिडेट्स के बाद में जो है घमंडिया गठबंधन की कितनी सभाएं और कितनी रैलियां जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस करवा पाई है? एक भी नहीं। और उसके पूर्व में विधानसभा चुनाव में भी एक भी रैली हमें आप ये बात बताइए कि आप अपने बूथ और पन्ना प्रमुखों से ये हिसाब किताब लेने वाले हैं कि कितने मतों का आपने मतदान केंद्र तक पहुंचा पाने में सफलता हासिल की है। जहां सबसे ज्यादा होगा अच्छी बात है, लेकिन जहां जिन पन्ना प्रमुखों ने सबसे कम रिजल्ट दिया होगा उसका क्या करेंगे? क्या उन पे कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए निश्चित तौर पे जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी उपयोगिता और अपनी उपलब्धता को जो है दर्शा दिया था। जिस समय जो है जी 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 डॉक्टर प्रेम व्यास हुआ और जो विपक्ष का नकारा रवैया जिस कारण कांग्रेस के बूथों पर जो है व्यक्ति नहीं मिल रहे थे। आप देखिए ना पूरे चुनावों में कई बूथ ऐसे थे जहां पर कांग्रेस के ना तो नेता बैठने के लिए तैयार थे, ना उन बूथों पर कांग्रेस के जो समर्थित लोग हैं वो वोट डालने को आ रहे थे। दूसरा इन्होंने कहा इंदौर की घटना और 60% वोट जो इंदौर की जनता ने बता दिया वोट डालकर, तो इंदौर की जनता ने 60% में से लगभग मैं पुनः दावा विधानसभा में हम जीतेंगे।
अमित मालवीय जी आप बोल रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी की विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान है कि आपके इमरान मसूद जो है वहां पर वो वोटों के जिहाद की बात करते हैं और यहाँ पर आप टीवी जिहाद करते हैं। आपके जो नेता फारूक अब्दुल्ला वहां पर कहते हैं उनके पास एटम बम है तो हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए। उसी बात को जम्मू कश्मीर से क्यों भाग जाते हैं? एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ रहा भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर से। केंद्रीय एजेंसियां चले जाएंगी, जम्मू कश्मीर से एक भी नेता नहीं है आपका। आपके जो बयान है यह आम जनता को जो है स्खलित करते हैं और इसीलिए आम जनता जो है आपके खिलाफ पिछले 10 सालों से केंद्र में खड़ी है। और वही मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग 20 सालों से आम जनता आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। सनातन पर प्रहार होता है, चोरी की सरकार है। आपकी जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रवक्ता कहती है लोकतंत्र के सरकार है। लेकिन ठीक है डॉक्टर प्रेमव्यास, उसके लिए स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हम होता। आपके पास आएंगे। अमित चौरसिया जी, अभी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थी उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि संगठनात्मक रूप से अच्छी थी। अगर आस्तीन के सांप की भी बात यहां पर अगर जो चली है मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस में चली है। क्या अब चुनाव के बाद आस्तीन के सांपों की खोजबीन होगी और क्या उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं ये कांग्रेस के अंदर वास्तु दोष ढूंढ रहे हैं। अगर ये आईने में खड़े हो जाएंगे ना तो सारे दोष इनके अंदर इस कदर देखने को मिलेंगे, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इनका मुंह छुपा के निकलना पड़ेगा जी। और जहां तक बात है जिस तरह से दल बल और प्रभाव लगा के दल बदल करवाया गया तो कौन तन से गया और कौन मन से गया है तो भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा आने वाले समय में कि आस्तीन के साथ ये लेके गए हैं कि रखा है इन्होंने। और देखिए, हमने तो विधानसभा चुनाव में पूरा सर्वे किया था, कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे तन मन के साथ में संगठन पे लगे हुए थे, बूथ स्तर पे लगे हुए थे, दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे थे। लेकिन जो चुनाव परिणाम विपरीत आए तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा। आप इससे इनकार नहीं कर सकते देवेंद्र भाई। और जिस विपरीत परिस्थितियों में जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली, कमलनाथ जी ने एक बहुत बेहतर संगठन खड़ा करा था, लेकिन जब सरकार नहीं बनी और उसकी जो निराशा का भाव जो कार्यकर्ताओं में आया, वो निराशा के भाव से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना और फिर संगठन को काम पे खड़ा करना और उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति जो साइकोलॉजिकल वॉर मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन्होंने प्रदेश की जनता पे डालने का प्रयास करा, जिस तरह से दबाव प्रभाव करके दल बदल कराने का प्रयास किया गया, वो भी उससे भी निपटना, उससे भी लड़ना। और फिर साथ में संसाधनों की कमी, जिस तरह से हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, हमारे पीछे ही नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी गई, पुलिस प्रशासन छोड़ दिया गया, उनसे भी लड़ना। आप इंदौर की घटना देखें, जिन कैलाश विजयवर्गीय जी की विधानसभा की जिक्र नहीं करेंगे, सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा 1 नंबर विधानसभा के अंदर। और वही जब उनके बूथ पे वोट डालने जाते हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लोकतंत्र के सजग पहरी है, जो वहां पे खड़े थे फर्जी मतदान रोकने के लिए, उनके घरों पे जानलेवा हमला होता है। तो इस तरह का चुनाव कराएंगे ये लोग, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? फिर घोषणाएं कर दें, ये नतीजे डाल दे सामने। चलिए, ये सोचते हैं कि इनकी एक जेब में लोकतंत्र और एक जेब में जनता है, तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है इनको? अगर इसी तरह से पुलिस पेशाब मशीनरी, और मेरे भाई कह रहे हैं कि कहाँ हुआ, तो मुरैना जाके देखिए, भिंड में देखिए, गोली चली मतदाता के ऊपर, दलितों के गांव जला दिए गए जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करा। ग्वालियर में फर्जी मतदान पकड़ा है हमारे प्रवीण पाठक जी ने, तो सीआरपीएफ के जवानों ने उनको मतदान केंद्रों में घुसने नहीं दिया। तो इस तरह से चुनाव लड़ेंगे ये? शिवपुरी के अंदर की बात करें, गुना की बात करें, डॉक्टर प्रेमव्यास सागर की बात करें, सागर में दलितों के घरों में आग लगा दी गई, तो ये चुनाव लड़ने के तरीके इनके। ठीक है। विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो संगठनात्मक रूप से कांग्रेस लचर दिखी है मध्य प्रदेश में वो परिस्थितिवश है? संगठन रूप से जो कांग्रेस लचर दिख रही है वो परिस्थितिवश तो माना जाएगा, क्योंकि देखिए हर कार्यकर्ता और हर नेता की एक अपेक्षा होती है। उस नाते यदि देखें तो हर संगठन में इस तरह के लोग होते हैं जो अपने पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीतिक जीवन चुनते हैं और उनका सेवा बहुत कम उद्देश्य होता है। तो जब इस तरह के नेताओं को ये लगता है कि हमारा एक लंबा अंतराल जो है सरकार से निर्वासित की तरह जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही संगठन को कमजोर करके उस सत्ता केंद्र की ओर जाते हैं। और कांग्रेस वर्तमान में उसी स्थिति से गुजर रही है, लेकिन इसमें कोई भी संदेह नहीं है
कि जीतू पटवारी जी को यदि देखा जाए तो जीतू पटवारी जी जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो वो अपना पूरा समय संगठन को मजबूत करने में दे रहे हैं। और ये प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी संगठन के प्रति पूर्ण समर्पित है, उसी तरह से जीतू पटवारी जी भी संगठन के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। और यदि हम चुनाव के दौरान कार्यक्रमों और भाषणों की या रैलियों की बात करें तो कांग्रेस में भी आपने देखा होगा 2-4 कार्यक्रमों के अलावा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जिसमें कोई राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी का कार्यक्रम किया गया हो। 2-4 इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ प्रियंका जी आई, कुछ जगह राय, लेकिन 12 जो है लगभग जीतू के प्रबंधन से ही इवन क्या मान विजय सिंह या कमलनाथ और जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो तक नहीं गए सभा में। तो आप ये तो मानिए कि परिस्थितियां थोड़ी जटिल हैं और स्थितियों में जिस ढंग से जीतू पटवारी जी संगठन को मजबूत कर रहे हैं तो यदि सच्चे विचारधारा वाले लोग अच्छे दायित्व पर आते हैं तो संगठन मजबूत। और आपने जैसा प्रश्न चौरसिया जी से पूछा था और लेकिन उसका प्रश्न का जवाब मैं आपको ये कहता हूँ कोई भी पार्टी हो इस तरह के आस्तीन के सांपों को इलाज करना चाहिए और हमेशा के लिए उन्हें अपने दलों से चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, क्योंकि संगठन को कार्यकर्ताओं से ज्यादा इस तरह के नेताओं से नुकसान होता है। जी बिल्कुल, मेरा तो ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देवेंद्र जी जैसा हवावेश में देखिए क्या बात कहेगा। इंदौर में जो है वो 2 नंबर की घटना और उसके बाद में लड़ाई झगड़े। आपका तो कैंडिडेट ही नहीं इंदौर में, तो भारतीय जनता पार्टी आपसे क्यों झगड़ा करेगी? आपकी टेबल तक नहीं है, लेकिन आप मतदान केंद्रों पर जाके जो फिर कहने लगे देखिए इनकी बात में लेकिन जैसे ही मेरा बोलने का टर्न आता है पिछली बार भी इन्होंने हरकत करी। देवेंद्र जी अगली बार इनको बोलने नहीं दूंगा। अरे आप बोलिए प्रभु। बस धन्यवाद। संजू ब्याह वाली बात अच्छी है। देखिए अब दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो है इंदौर की घटना, आप बताइए आपका कैंडिडेट नहीं, उसके बाद में आपने किसी को समर्थन नहीं दिया, उसके बाद में आप मतदान केंद्रों के बाहर जो है अराजकता फैलाने जा रहे हो और उस अराजकता के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद तमाम जो है जितने भी वीडियो कैमरेज लगे रहते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग 45 दिनों तक जो है सुरक्षित रहती है। अगर कहीं भी आपको त्रुटि लगती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 45 दिनों में जो है जांच करवा सकती है कांग्रेस, लेकिन वहां जांच नहीं, यहाँ पर बैठकर अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल आरोप और प्रत्यारोप करना। उसके बाद में मैंने तो कहा ना, आप बताइए ना कि आपके जो है उमंग सिंगार जी का स्टेटमेंट था कि जीतू पटवारी जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद में जीतू पटवारी जी के जो भाई है विधानसभा चुनाव की अगर बात होगी तो घोरका थाने में आज भी शराब और कबाब बांटने के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो आरोप दर्ज है भौरकुआ थाने में। उस समय कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और जितना भी तरह का कृत्य कर सकते थे उन्होंने विधानसभा चुनाव में भौरकुआ थाने में जो है आज भी कंप्लेन उसकी दर्ज है। तो आप ये बातें तो ना ही करें कि जो है धन बल और बाहुबल। और उसके बाद में 91 से लेकर 2011 तक मैं तमाम नाम गिना देता हूं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए और बाहर आए। और 2014 के बाद से आप एक नाम बता दीजिए जिस भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भ्रष्टाचार एक भी आरोप लगाओ। आप देखिए बोफोर्स के बाद में 91 नरसिम्हा राव जी की सरकार अगले ही दिन जो है कोर्ट में खड़ी हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है रिश्वत लेने का आरोप। उसके बाद में 97 में लालू जी कन्विक्ट हुए। उसके बाद में जयललिता, अणिमुख जी, ए राजा, उसके बाद में सोनिया गांधी जी, उसके बाद में अजित पवार जी कौन है? आपने एक नाम बोला ना आपने, अजित पवार कौन है बताइए। अजित पवार कौन है? कार्रवाई करेगी आपकी वॉशिंग मशीन में कितने नेता साफ हुए? तो इसमें भी नारायण राणा कौन है बताइए ना। लोकतंत्र कैसे नारायण राणा कौन है बताइए। अजित पवार कौन है बताइए। और लोकतंत्र अजित पवार के ऊपर कितने करोड़ का घोटाला था? खुद देश के प्रधानमंत्री का प्रज्वल रेवन्ना कौन है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे? आपके जनता को बरगलाना बंद करिए, जनता को बरगलाना बंद करिए, झूठ परोसना बंद करिए। पकड़ाते
छत्तीसगढ़ झूठ फरोख के बंद करिए, जनता को भड़काना बंद करिए। अजीत पवार के विषय में बोलिए ना, अजीत पवार के विषय में बताइए। आपकी वॉशिंग मशीन में सारे प्रश्न साफ हो जाते हैं, सारे दागदार नेता उनके साथ स्वच्छ हो जाते हैं। तो आप बता दीजिए ना कहां पर कार्रवाई गलत हुई। मधुकोड़ा जिसको आपने झारखंड में लिया, उनके परिवार के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई किसने करी थी, आपत्ति दर्ज ये तो बताइए। मतलब पहले चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, राष्ट्रीय एजेंसियां अपना कार्य करे तो लोकतंत्र की हत्या बता दो उसको। चलिए राष्ट्रीय एजेंसियां तो आपकी चलिए पिट्ठू बन के घूम रही है, आपके पीछे चलिए से ठीक है। अब चूंकि हमारे एजेंसियों पास को। अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के चुनाव के बाद रार है, और ये रार है कि आपने ये किया और आपने वो किया, लेकिन हमने क्या किया, इस पर जो पार्टी चलेगी और हमने क्या गलत किया इसका समीक्षा करेगी और उसका सुधार करेगी, वो पार्टी वास्तव में संगठनात्मक रूप से मजबूत होगी। लेकिन इनकी वजह से ये हो गया क्योंकि आपका दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने संगठनात्मकता की ओर जब ध्यान देंगे तो आपकी राजनीतिक पार्टी ग्रो करेगी, वरना स्थिति और परिस्थिति ऐसी ही बन जाएगी। तो सबसे ज्यादा इस समय अपने संगठन की तरफ देखने की जरूरत कांग्रेस को है। आज कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को छांटने की कोशिश करे जो कि अवसर मिलने पर उसका साथ छोड़, ऐसे लोगों से पार्टी बचने का प्रयास करे तो उसका संगठन आगे मजबूत हो सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।